एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट पेडागोजी के 10 क्वेश्चंस। बस 10 ही डिस्कस करूंगी आज मैं, क्योंकि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है, सीटेट के एग्ज़ाम में आपका इंग्लिश भी आता है 30 मार्क्स का। 30 मार्क्स में से आपकी 15 मार्क्स की पेडागोजी आती है, आपकी 15 मार्क्स की, है ना, 15 मार्क्स की। तो 15 मार्क्स में से आज मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगी। आप कोशिश कीजिएगा कि आप मेरे साथ ही आंसर्स दें क्वेश्चंस के, ठीक है। और 5 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज भी कीजिएगा, पहले आंसर दीजिएगा। मैं अपने जो वीडियो है मैं आप इसमें खुद ही आंसर दूंगी और साथ में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगी। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑथेंटिसिटी ऑफ मटेरियल्स रेफर्स टू। फर्स्ट ऑप्शन है मटेरियल्स विच चिल्ड्रन ब्रिंग फ्रॉम होम, मटेरियल्स रिटन बाय टीचर फॉर हर क्लास, materials written or developed by people in authority, material written or developed in real life content। देखिए स्टूडेंट्स, जो पेडागोजी है, पेडागोजी क्या है, मेनली हिंदी में बात करें तो इसको शिक्षा शास्त्र बोलते हैं। यानी कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, एजुकेशन बच्चों को कैसे देते हैं, कैसे बच्चा सीखता है, लर्निंग कैसे करता है, तो वो सारी चीज़ें बताई जाती है। और आप यहाँ जो आप पेडागोजी कर रहे हो, जो आप फ्यूचर टीचर बनोगे, आप भी बनोगे 6 to 8 क्लास के। जो 6 to 8 क्लास के आप टीचर बनोगे तो वहाँ पर आप बच्चों को कैसे पढ़ाओगे, तो हमेशा आप ध्यान रखना पेडागोजी का, जब भी आप आंसर करोगे तो हमेशा उन बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग देखोगे कि जो 6 to 8 क्लास के बच्चे होते हैं उनका लेवल कैसा है, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। क्योंकि जब भी हम कोई भी कॉन्सेप्ट की बात करें बच्चों को पढ़ाने के लिए, कोई भी अगर रिटन मटेरियल हमने बच्चों को देना हो, या हमने जो भी बच्चों के सामने अपनी चीज़ को प्रेजेंट करना हो, अपने टॉपिक को प्रेजेंट करना हो, तो हमेशा हम एग्जाम्पल्स लेकर आते हैं बच्चे की रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स। ये तो आपको पता ही है। तो ऑब्वियस है कि ऑथेंटिसिटी ऑफ मटेरियल, कि वो मटेरियल कौन सा होगा जिसकी ऑथेंटिसिटी होगी, जो सही मटेरियल होगा बच्चों के लिए, तो वो वही होगा जो बच्चों के रियल लाइफ से रिलेट करता हुआ कंटेंट होगा, तभी बच्चे समझ पाएंगे। तो ऑब्वियस है आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या है, आप सबने बता भी दिया होगा। तो इसका आंसर है 4, मटेरियल्स रिटन और डेवलप्ड इन रियल लाइफ कंटेंट। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपर्णा, a learner of class 5th, understands that listening involves listening to each sound, words, then sentences to get the meaning of the speech or an audio. Which approach strategy she believes in for learning to listen? देखिए स्टूडेंट्स, अब जब भी हम पेडागोजी का, मैंने अभी भी बताया आपको कि आप बच्चों के लेवल के अकॉर्डिंग ध्यान दीजिएगा। आपके हमेशा आपके इस पेडागोजी में 4 स्किल्स आती हैं बच्चे के डेवलपमेंट करने के लिए। क्योंकि हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं लेवल 1 से लेकर लेवल 2 तक, यानी कि आपका 1st to 5th क्लास का, और फिर 6 to 8 क्लास में, वहाँ हम कुछ एक स्किल्स का डेवलपमेंट करते हैं। यानी कि मेनली 4 स्किल्स का डेवलपमेंट बच्चे में हम करते हैं। तो वो 4 स्किल्स कौन सी हैं, वो 4 स्किल्स हैं आपकी, सबसे पहले आती है आपकी लिसनिंग, फिर आती है आपकी स्पीकिंग, फिर आती है आपकी रीडिंग, और फिर आती है आपकी राइटिंग। ये 4 स्किल्स हैं। और ये अप्रोचेस भी हैं। अप्रोचेस कैसे, कि जब भी बच्चा फर्स्ट टाइम बोलना सीखेगा, बोलने से पहले बच्चा लिसनिंग करेगा, सुनेगा। अगर बच्चे के कानों में साउंड्स जाएंगे, कोई जाएगी या कोई वर्ड जाएगा, तभी बच्चा सुनेगा, सुनकर तभी बच्चा उस बात को बोलेगा, बोलेगा तभी वो पढ़ेगा, और पढ़ेगा तभी वो बच्चा लिख पाएगा। ये एक अप्रोच है। तो सबसे पहले हमारी जो बॉटम अप्रोच आती है वो आती है लिसनिंग से। बॉटम से हम टॉप की तरफ चलते हैं। तो जो इसमें क्वेश्चन में बात की गई है अपर्णा की, कि वो अपने 5th क्लास के बच्चों को, स्टूडेंट्स को सिखा रही है, इन्वॉल्वमेंट कर रही है उनकी, पहले उनको साउंड बता रही है, फिर वर्ड्स बता रही है, फिर देन सेंटेंस। तो ये कौन सी अप्रोच है कि बच्चा सुनेगा कैसे, कहाँ सुनेगा, सबसे पहले लास्ट आपका जो लिसनिंग स्किल है इसमें सुनेगा, इसमें सुनाएंगे बच्चे को, साउंड सुनाएंगे, फिर वर्ड बनाएंगे, और फिर सेंटेंस बच्चे को सिखाएंगे। तो इस अप्रोच को बोलते हैं आपकी बॉटम अप अप्रोच, कि आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आ गया होगा, आपने पॉज भी किया होगा वीडियो को। तो आपके इस क्वेश्चन का आंसर है बॉटम अप अप्रोच। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, तो ये क्वेश्चन है अगला आपका, व्हाट इज सिस्टेमेटिक
कंपिटेंसी इन लैंग्वेज लर्निंग, कि लैंग्वेज लर्निंग में सिस्टमेटिक कंपिटेंसी क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल ह्यूमन हैव अ सिस्टम ऑफ मैनी लैंग्वेज, अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग दैट लैंग्वेज वर्क्स एज अ सिस्टम, understanding and applying that a language have a grammatical system. फोर्थ ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल लैंग्वेज हैव अ कॉमन स्ट्रक्चरल सिस्टम। तो चार ऑप्शंस है, आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर आंसर दीजिएगा, बताइए कि क्या आंसर है। तो मैं बता देती हूँ, इसका आंसर आएगा आपका, क्योंकि देखिए पूछा गया है सिस्टमेटिक कंपिटेंसी इन लैंग्वेज लर्निंग, किसी भी लैंग्वेज की लर्निंग में सिखाने के लिए सिस्टम से किस तरह से चलेंगे, क्या चीज़ आएगी। तो इसमें आएगा हम क्या करेंगे, बच्चों को सबसे पहले तो अंडरस्टैंड करवाएंगे, चीज़ों को अप्लाई करवाएंगे और एक सिस्टम की तरह एज अ सिस्टम, क्योंकि आपने जब भी आपने देखा होगा कि हम बताते हैं कि लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज क्या है, सिस्टम ऑफ सिस्टम, इनकी नेचर भी है सिस्टम ऑफ सिस्टम। तो इसका आंसर आएगा अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग दैट लैंग्वेज वर्क्स एज अ सिस्टम, हमेशा लैंग्वेज एक सिस्टम की तरह वर्क करती है। तो सिस्टमेटिक कंपिटेंसी में आएगा कि लैंग्वेज की लर्निंग किस तरह से होगी, सिस्टमेटिक कंपिटेंसी में एज अ सिस्टम, एक सिस्टम की तरह होगी। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है ऑल ह्यूमन हैव अ सिस्टम ऑफ मैन लैंग्वेज, नहीं जरूरी थोड़ी है एक सभी आदमी को, जो लोग हैं उनको बहुत सारी लैंग्वेज आती होंगी, नहीं आ सकती। थर्ड ऑप्शन है अंडरस्टैंडिंग एंड अप्लाइंग दैट लैंग्वेज हैव अ ग्रामेटिकल सिस्टम, अब जरूरी थोड़ी है हर बच्चे को ग्रामेटिकल के बारे में पता होगा, सिखाएंगे, काम हमेशा सिर्फ सिस्टम की तरह करेगी। अंडरस्टैंडिंग दैट ऑल लैंग्वेज हैव अ कॉमन स्ट्रक्चर सिस्टम, नहीं कॉमन स्ट्रक्चर सिस्टम नहीं है, ये आगे जाकर आ जाता है। फिर इसका आंसर आएगा आपका सेकंड, वर्क्स एज अ सिस्टम, एक सिस्टम की तरह काम करता है आपका सिस्टमेटिक कंपिटेंसी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हेयर इज अ टेक्स्ट फॉर सम स्टेटमेंट्स, फाइंड आउट विच स्टेटमेंट which language register does this text represent। तो कुछ स्टेटमेंट दी गई है, उसको फाइंड आउट करना है आपने कि ऐसी कौन सी ये स्टेटमेंट है, किस तरह के रजिस्टर, लैंग्वेज रजिस्टर में एग्जिस्ट करती है। तो मैं पढ़ देती हूँ स्टेटमेंट। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल, दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन from all caste, religion, tribes, educational and economic backgrounds are recognized as equal. This is not to say that inequity cases to exist. It does not, but at least in democratic India, the principle of the equality of all persons is recognized. तो बताइए किस में की जाती है ये। तो देखिए हम यहाँ बात कर रहे हैं इक्वेलिटी की। अब आप ऑप्शन पर जा सकते हैं, यहाँ पर आप ऑप्शन से चूज कर सकते हो कि यहाँ इक्वेलिटी की बात हो रही है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर किसी को इक्वेलिटी का दर्जा दिया गया, सबको, किसी कास्ट का है, धर्म का है, रिलीजन का है, सबको सेम इक्वल बताया गया है कि आपके राइट सबके इक्वल हैं। ठीक है, वो कहाँ कहीं भी किसी तरह से भी कहीं भी एग्जिस्ट करता हो। तो आप यहाँ पर चाहिए, देखिए फर्स्ट ऑप्शन है साइंटिफिक रजिस्टर। अब साइंटिफिक रजिस्टर की तो यहाँ बात हो ही नहीं है ना। तो अब सेकंड है पॉलिटिकल रजिस्टर। पॉलिटिकल आप सोच सकते हो कि हाँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है वो हमेशा पॉलिटिकल में हम बात करते हैं। चलो थोड़ी देर के इसको होल्ड पे रख देते हैं, ठीक है। थर्ड है सोशल साइंस रजिस्टर। ये सोशल साइंस रजिस्टर है, ठीक है। इसमें साइंस प्लस समाज, आसपास के इन्वायरमेंट की बात होती है, ठीक है। हाँ ये हो सकता है। लीगल रजिस्टर, अभी यहाँ लीगल रजिस्टर की भी बात नहीं हुई है। तो हमारे पास आगे दो ऑप्शन, इन दो ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा लगता है, क्योंकि जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं ना तो पॉलिटिकल की बात नहीं होगी यहाँ पर होगी हमारा समाज, हमारी सोसाइटी और हमारे आसपास के लोग। तो सोशल साइंस रजिस्टर में ये जो टेक्स्ट है वो इंक्लूड किया जाता है। क्योंकि देखिए हम 6 to 8 की या 5th क्लास से 8th क्लास तक की बात करें तो जब भी हम बच्चों को पढ़ाएंगे यहाँ पर हम एसएस पढ़ाते हैं बच्चों को, सोशल स्टडीज, सोशल साइंस, ईवीएस। तो इसमें ही सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो इसलिए सोशल साइंस ही इसका पार्ट है और यहाँ पर ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया जाता है, उनके राइट्स के बारे में बताया जाता है, उनकी इक्वालिटी के बारे में बताया जाता है, ठीक है। तो आंसर होगा इस क्वेश्चन का थर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a teacher of class 6th does a warm up activity to connect their
previous knowledge and experience with the text they would read. She asked her learners to look at the illustration of the reading text, the story. ठीक है, कुछ इलिस्ट्रेशन के माध्यम से वो बच्चों को कुछ पढ़ा रही है, कोई स्टोरी को बता रही है. Before she began to teach the text, what does she want her learners to? देखिए स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि स्टेटमेंट में ही आपका क्वेश्चन छुपा हुआ है. अगर आपने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसकी सेंस निकाल ली ना, आपका आंसर आराम से आ जाएगा. ठीक है, देखिए एक बार मैं फिर से पढ़ देती हूँ. अ टीचर ऑफ क्लास 6. अब देखिए क्लास 6 के एक टीचर है, बच्चों को एक एक्टिविटी करवा रही है, प्रीवियस नॉलेज से रिलेट करती और उसके एक्सपीरियंस से रिलेट करती. एक स्टोरी के बारे में उनको बता दिया उसने, लेकिन पूरा टेक्स्ट अभी पढ़ाया नहीं है टीचर ने, है ना. बिफोर सी बिगिन टू टीच द टेक्स्ट, पहले टेक्स्ट को पढ़ाने से पहले ही बच्चों को प्रीवियस नॉलेज के बेस पर वो कुछ बातें बताती है. व्हाट डज सी वांट्स हर लर्नर्स टू डू, तो वो अपने जो लर्नर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको किस तरह से ट्रीट कर रही है, क्या बता रही है, क्या सिखा रही है उनको. तो इसमें पहला ऑप्शन है मेक देम अंडरस्टैंड द इलिस्ट्रेशन, विजुअलाइज द स्टोरी थ्रू द इलिस्ट्रेशन, एप्रिशिएट द इलिस्ट्रेशंस, मेक प्रेडिक्शन अबाउट द रीडिंग टेक्स्ट. देखिए लैंग्वेज में बात होती है, जो यहाँ बता रही प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग की, एक पीके टेस्टिंग होती है जब आप लेसन प्लान वगैरह बनाते हो, सब बच्चों को पता होता है. लेकिन यहाँ पर देखिए अंडरस्टैंड इलिस्ट्रेशन को समझाने नहीं है, प्रीवियस नॉलेज की बात कर रही है. फिर विजुअलाइज द स्टोरी थ्रू इलिस्ट्रेशन, विजुअलाइज कर रही है बट नहीं, उन्होंने पूछा है कि वो क्या सिखा रही है बच्चों को, पहले ही स्टोरी बता रही है. एप्रिशिएट द इलिस्ट्रेशन, या फिर अप्रिशिएट कर रही, जो इलिस्ट्रेशन वो बता रही है, कोई कहानी, कोई कल्पना कर रही, कोई इमेजिनेशन कर रही है. मेक अ प्रेडिक्शन अबाउट द रीडिंग टेक्स्ट. तो यहाँ पर क्या होगा, जो टीचर है फोर्थ ऑप्शन कर रही है कि वो बच्चों को प्रेडिक्ट करना सिखा रही है रीडिंग टेक्स्ट का, कि किस तरह से वो पहले ही बच्चों को प्रीवियस नॉलेज के बेस पर, एक्सपीरियंस के बेस पर वो बच्चों को बता रही है. फिर जो लर्नर्स हैं उसको सुन रहे हैं, स्टोरी को सुन रहे हैं, स्टोरी को पूरी बताई नहीं है, लेकिन सिर्फ वो जस्ट बता रही है. जैसे कि मैं बताऊँ आपको कि आप सीटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो मैं आपको बता देती हूँ कि पता है आपको सीटेट क्या होता है, तो आप कहोगे हाँ जी मैम सीटेट ये होता है, 150 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है, और इसमें हमारे 30 मार्क्स की साइकोलॉजी CDP आती है, 30 मार्क्स की हिंदी आती है, 30 मार्क्स की हमारी इंग्लिश आती है. तो ये क्या है, जब आपको मैंने सीटेट बताया और आपके सामने ये सारे पॉइंट्स आए, मीन्स कि आपको प्रेडिक्शन किया है, प्रेडिक्ट कर दिया आपने कि हाँ ये चीज़ें होती हैं, बट आपको इनकी पूरी अपनी नॉलेज नहीं है, लेकिन हाँ आपको जस्ट ओवरव्यू पता है. जो आपको पहले ही पता है अपने एक्सपीरियंसेस के बेस पर, वही रीडिंग कहलाती है. इसे प्री रीडिंग भी बोलते हैं, प्री रीडिंग, कि पूरा टॉपिक पढ़ाने से पहले ही आप बच्चों के एक्सपीरियंस के बेस पर जो बच्चों को मैटर आप पढ़ा रहे हो उसके बारे में हल्का सा बता दिया, और बच्चों के माइंड में एक इमेजिनेशन चली गई, और वो इमेजिनेशन ही आगे पोस्ट रीडिंग का काम करती है. ठीक है, तो क्वेश्चन इसका आंसर हुआ आपका मेक प्रेडिक्शन अबाउट द रीडिंग टेक्स्ट. ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा. मैंने कोशिश पूरी की है कि मैं आपको अच्छे से हर जो ऑप्शन है उसको समझा पाऊँ, क्वेश्चन को समझा पाऊँ. फिर भी कुछ मिस्टेक रहेगी तो आप मुझे बताना, आप कमेंट में मैसेज करना, जहाँ पर भी आपको समझ में नहीं आएगी. नेक्स्ट वीडियो में मैं आई होप मैं फुल कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको हर बात को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ. ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अगला क्वेश्चन, चलिए बताइए. A continuous record of instant of learning by the learner is known as. ऐसा कौन सा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो एक टीचर अपने लर्नर का करता है, किस में करता है. डायग्नोस्टिक टेस्ट, आपको पता ही होगा डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट क्या होती है, CCE, प्रोफेंसिटेंस, ये प्रोफेशियस, कोई नहीं, कई बार नहीं चढ़ता जबान पे, तो आप समझ जाइएगा. ठीक है, प्रोफिशेंसी टेस्ट असेसमेंट. तो चलिए अब इसमें से बताइए कि कॉन्टिन्यूस रिकॉर्ड कहाँ पर बच्चे का मेंटेन किया जाता है. डायग्नोस्टिक टेस्ट में तो हम रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करेंगे. अब रिकॉर्ड मेंटेन करने की बात क्या है कि कौन सा रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं हम यहाँ पर. रिकॉर्ड का बात बोल रहा है कि हम इंस्टेंस ऑफ लर्निंग की कंटिन्यूटी में बच्चे का रिकॉर्ड क्या होगा, यानी कि बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है, बच्चे की लर्निंग कैपेबिलिटी कितनी है, बच्चे के अचीवमेंट्स क्या हैं, है ना, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे. तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में तो नहीं करेंगे. डायग्नोस्टिक टेस्ट तो हम किसी प्रॉब्लम का करते हैं, कोई बच्चे को प्रॉब्लम है क्लास में. पोर्टफोलियो, यस पोर्टफोलियो, ये पोर्टफोलियो है. इस पोर्टफोलियो में ही बच्चे की कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस को हम नोट करते हैं.
आजकल जो ये प्राइवेट स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल में भी हो गया है ये, तो वहाँ देखना जब भी बच्चे को रिपोर्ट कार्ड मिलेगा ना, उस रिपोर्ट कार्ड में बच्चे के जितने भी टर्म के एनुअल एग्जाम पूरे साल में एग्जाम लिए जाते हैं, मान लीजिए कि टर्म 1, टर्म 2, फिर लास्ट में टर्म 3। अब टर्म 1 में अलग से बच्चे की स्पीकिंग स्किल कैसी है, इसकी लिसनिंग स्किल कैसी है, राइटिंग स्किल कैसी है, और को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बच्चा कैसे, इनके बिहाफ पर नंबर दिए जाते हैं। ये सारी चीज़ें ही एक पोर्टफोलियो है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज रिसिप्टिव स्किल्स। देखिए, स्किल की बात मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले भी की थी कि हमारी 4 स्किल्स हैं। 4 स्किल्स कौन सी हैं? लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये 4 स्किल्स हैं हमारी। अब ये स्किल्स में अगर हम इनकी बात करें, इन चारों स्किल को हम 2 तरीके से बांटते हैं। एक तो होती है रिसिप्टिव स्किल, एक होती है एक्सप्रेसिव स्किल। बहुत क्वेश्चन आता है आपका स्किल से, तो कई बार तो स्किल को सीक्वेंस में लगाना सिखाता है कि स्किल जो ये LSRW है इसको सीक्वेंस में लगाइए, तो बहुत बार आता है ये क्वेश्चन आपका। पक्का ये क्वेश्चन हर पेपर में, हर एग्जाम में मिलेगा आपको। सीक्वेंस तो ये होगा, सुनेगा बच्चा तभी बच्चा बोलेगा, बोलेगा तभी पढ़ेगा, पढ़ेगा तभी बच्चा लिख पाएगा। बहुत ईजी है ये तो। ठीक है, अब रिसिप्टिव स्किल क्या होता है? रिसिप्टिव यानी कि रिसीव करना, कि बच्चा कैसे नॉलेज को रिसीव करेगा। अब रिसीव कैसे करेगा? या तो सुनकर करेगा, या फिर कैसे करेगा? बोलिए, पढ़कर करेगा। बुक पढ़ेगा तभी नॉलेज लेगा वो बच्चा, सुनेगा या फिर पढ़ेगा। और एक्सप्रेसिव क्या कैसे होगा? कि एक्सप्रेस कैसे करेगा, जो नॉलेज उसने गेन करी उस नॉलेज को वो कैसे दूसरों के सामने एक्सप्रेस करेगा। कैसे एक्सप्रेस करेगा? या तो बोलकर करेगा या लिख कर करेगा, है ना। एक्सप्रेस के वे यही होते हैं। जैसे मैं आपको बोलकर अपनी बातों को एक्सप्रेस कर रही हूँ, फिर आप मुझे मैसेज करोगे कमेंट सेक्शन में कि मैम हमें ये चीज़ समझ में नहीं आई, हमें ये बहुत अच्छी समझ में आ गई, आप अप्रिशिएट करोगे, तो आप एक्सप्रेस करोगे। और मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? मैं भी आपको एक्सप्रेस कर रही हूँ, लेकिन आप जब मुझे सुन रहे हो तो मीन्स आप मुझे रिसीव कर रहे हो, है ना। सुन रहे हो तो आपको नॉलेज मिल रही है। तो इस तरह से ये 4 स्किल्स हैं। ये 4 स्किल्स को हम 2 तरीके से बांटते हैं, रिसिप्टिव स्किल और एक्सप्रेसिव स्किल। इस बार रिसिप्टिव आ गया तो अगली बार क्वेश्चन में एक्सप्रेसिव स्किल्स आ जाएगा आपके यहाँ। ठीक है, तो अब इसका आंसर आप खुद ही देख लीजिए कहाँ है। लिसनिंग, और बताइए, आप खुद ही बोल लीजिएगा। लिसनिंग, सुनना और पढ़ना। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बस ये, बाकी फिर हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे जो भी करेंगे, ताकि आपको मुझे पता चले कि आपको समझ में आया नहीं आया। ठीक है, मैनी इंडियंस हु गो अब्रोड फॉर जॉब लर्न द लैंग्वेज ऑफ द प्लेस, वट इज़ द मोटिवेशन नोन एज। बहुत सारे इंडियंस हैं जो बाहर अब्रोड में जॉब करने जाते हैं किसी अलग अलग लैंग्वेज के किस प्लेस पर, तो वहाँ पर वो किस मोटिवेशन से जाते हैं, उनका किस तरह का मोटिवेशन से जाना जाता है उनको कि क्यों जॉब करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज़ नाइदर इंस्ट्रूमेंटल और इंटरजेटिव मोटिवेशन। नहीं, ये तो नहीं होगा। बोथ इंटरजेटिव एंड इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन। इंटरजेटिव मोटिवेशन और इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन। देखिए, जब भी हम बात करते हैं कि बच्चा कोई जॉब करने जा रहा है, ऑब्वियस है कि वो जॉब करने किस बिहाफ पे जाएगा? पैसा कमाने के लिए जा रहा है। तो पैसा क्या है? पैसा एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है ना। तो इंस्ट्रूमेंट मोटिवेशन के लिए जा रहा है। दोनों नहीं होंगे इसमें, सिर्फ इसमें होएगा इंस्ट्रूमेंटल मोटिवेशन। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। आगे क्वेश्चन मैं अगले सेशन में लेकर आऊँगी। अगर आपको कोई डाउट हो, किसी तरह का कोई मिस्टेक हो गई तो प्लीज़ बताना, क्योंकि मेरा भी ऑनलाइन अभी फर्स्ट सेशन ही है। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि कहाँ मिस्टेक हुई है, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आपको। मैं इम्प्रूव करके फिर जो भी सेशन लेकर आऊँगी इम्प्रूवमेंट के साथ ही लेकर आऊँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर।